हेलो बच्चों, तो आ गए हैं समावयवता का तीसरा वीडियो लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वलय श्रृंखला समावयवता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है चेन रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। प्यारे बच्चों, इसके नाम से जाना जाता है, रिंग चेन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान देना, परिभाषा क्या कहता है, ऐसे यौगिकों जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का तरीका भिन्न हो। भिन्न मतलब अलग अलग हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, परमाणुओं के जुड़ने का तरीका का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे C3H6 और C3H6 में जरा ध्यान से देखना है कि इसमें जो हमारे पास अणुसूत्र है वो दोनों के लिए, यानी कि जुड़ने का जो तरीका है, एक होगा खुली श्रृंखला और एक होगा बंद श्रृंखला। ये जो हमारे पास जो बना हुआ इसको बोलेंगे खुली श्रृंखला, और यहाँ पर जो हमारे पास है और ये हमारे पास है बंद श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन होता है तो यहाँ पर CH2 होगा, CH2 होगा और यहाँ पर बच्चों CH2 होगा। तो ध्यान से देखना है, कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 2, 2, 4, 2, 6 है। यहाँ पर जरा चेक कर ले, CH3 है, यानी कार्बन की संख्या 1, 2, 1, 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3 इधर है और 2 इधर है, 3, 2, 5, अब 5, 1, 6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, खुली श्रृंखला। इस तरह का जो समावयवता हमें देखने को मिलती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में वलय श्रृंखला समावयवता के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं C4H6। तो इसमें जरा ध्यान देना है कि ये हमारे पास बंद श्रृंखला है, ये जो हमारे पास है बंद श्रृंखला है प्यारे बच्चों। और बंद श्रृंखला में यहाँ पर देखो कार्बन होता है, इस जगह पर कार्बन, इस जगह कार्बन, कार्बन। तो जरा ध्यान देना है, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1, 1 होगा प्यारे बच्चों। तो देखो 1, 2, 3 और 1, 4 से बैलेंस ही पूरा हो चुका है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, यानी यहाँ पर हमारे पास एल्काइन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, एल्काइन ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बंद श्रृंखला है जबकि एल्काइन कैसा है, खुली श्रृंखला है। तो खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला यानी कार्बन की जो संख्या है, वो जो कार्बन का जुड़ने का जो तरीका है, एक तो बंद होगा या फिर एक खुली होगा। तो इस तरह के समावयवता को हम लोग कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है त्रिविम समावयवता। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या है, कह रहा है कि त्रिविम समावयवता, जिसको अंग्रेजी में स्टीरियो STEREO स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु त्रिविम में परमाणुओं या समूहों का अभिविन्यास क्या हो, भिन्न हो। भिन्न मतलब अलग अलग हो। तो इसमें प्यारे बच्चे यहाँ पर त्रिविम एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है कि अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा। जरा इस चित्र को जरा ध्यान रखना, ये जो 3D में है, इसका ये जो आपको दिख रहा है उदाहरण, इसमें संरचना दोनों का क्या दिख रहा है, समान। इस कार्बन पर CH3 है और इस हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी CH3 और हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी CH3 और एक हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखा जाए तो कहने का मतलब 3D का मतलब होता है 3 बीमा वाला, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ठीक है, जैसे हम क्या है, हम एक 3D है और इसमें बोल रहा है परमाणुओं या समूहों। तो ये जो एक हो सकता है परमाणु कहेंगे, या CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है अभिविन्यास का मतलब होता है अरेंज करना। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं ना,
तो उसी तरह से बोला जाता है कि अरेंज करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस तरह के समावयवता को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता है तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। पहला होता है हमारे पास विन्यासी समावयवता, जिसको अंग्रेजी में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है, ऐसे यौगिकों जो कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित नहीं होते हैं, उसे विन्यासी समावयवता कहते हैं। सिंपल सी बात किया जा रहा है कि अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे और दो हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहने का मतलब दो यौगिक है, अगर एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बदला बदली नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विन्यासी समावयवता। अगर हमारे पास संरूपण समावयवता में क्या होता है, इसमें रूपांतरित हो जा रहा है प्यारे बच्चों। क्या चीज हो जा रहा है, रूपांतरित हो जा रहा है, यानी कि कमरे के ताप पर एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, तो उसे हम संरूपण समावयवता कहते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, ये हमारे पास जो होता है ना CH3 मान लो, यहाँ हाइड्रोजन मान लो, यहाँ हाइड्रोजन मान लो, यहाँ पर CH3 होता है। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, तो क्या होता है कि ये एक दूसरे में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, एक दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। और मेन रीजन होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड होने के कारण, ठीक है, इसमें रोटेशन होने के कारण इसमें घूर्णन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, घूर्णन पाया जाता है। जबकि संरूपण की बात किया जाए तो संरूपण का कुछ डबल बॉन्ड के साथ होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें घूर्णन नहीं पाया जाता, इसमें सिंगल बॉन्ड होने के कारण घूर्णन पाया जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ेगा, यानी रूम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाता है, यह एक दूसरे में रूपांतरित हो जाता है, इसलिए इसे संरूपण समावयवता कहते हैं। बस सिंपल सी कि विन्यासी समावयवता दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्यामितीय समावयवता और दूसरा हमारे पास प्यारे बच्चों होता है प्रकाशिक समावयवता। इसी को हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे GI के नाम से जाना जाएगा और इसको OI के नाम से जाना जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी पहला जो हमारे पास जो है ज्यामितीय समावयवता क्या होता है, जिसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण, यहाँ पर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणुओं या समूहों के त्रिविम में दो भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या आता है, इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को ही बच्चों बोला जाता है प्रतिबंधित घूर्णन। तो ये इसके कारण, यानी डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, घूर्णन नहीं होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बस याद रखना है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर घूर्णन नहीं होगा, बस इस पॉइंट को याद रखना, घूर्णन नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई जो होता है वो घूरने नहीं देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, इसमें बोल रहा है कि थोड़ा सा शर्त देख लेते हैं। तो शर्त क्या है प्यारे बच्चों, तो शर्त यही है कि अगर GI है तो GI होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन, यानी कि पाई बंद का होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। दूसरा हमारे पास बोला जाता है वलय का होना जरूरी है, या तो पाई हो या फिर वलय हो। जैसे क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास क्या डबल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है, इसमें घूर्णन हमारे पास क्या होगा, पैदा होगा। यहाँ पर जरा चेक कर लो, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको लोन पेयर कहते हैं प्यारे बच्चों, लोन पेयर, इस तरह से इसको दिखाया जाता है। इसको हम लोग LP यानी लोन पेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस लोन पेयर के वजह से क्या हो रहा है, सिंपल लोन पेयर है, तो ये हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड है, तो पाई दिख रहा है ना, यहाँ पर पाई है, तो पाई के कारण इसमें क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के बीच में जरा ध्यान दे, इसमें यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास लोन पेयर है, यहाँ भी हमारे पास क्या लोन पेयर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिख रहा है, पाई के वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई होता है, इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, प्रतिबंधित घूर्णन होता है। दूसरा हमारे पास केस होता है ये वाला, इसको बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अगर वलय है, वलय के साथ अलग अलग यहाँ पर परमाणु है A और B,
इस तरह का स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या होता है, जीआई शो करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, जीआई शो करता है। वलय होना है, वलय ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों, वैसे 3 वाला कार्बन भी हो सकता है, ये भी हमारे पास क्या वलय, ए ले लो, यहाँ बी ले लो, यहाँ सी ले लो, यहाँ डी ले लो, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये वलय है। इस वलय के कारण क्या होता है, घूर्णन नहीं हो पाता है, ये जो होता है घूरने नहीं देता, ये जो है ना वलय जो होता है घूरने नहीं देता, इस वजह से ये जीआई कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, तो दूसरा कह रहा है कि एक ही दूसरा हमारे पास है, कह रहा है कि एक ही द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े 2 परमाणु या मूलक समान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह, जैसे ये हमारे पास क्या है, द्विबंधित कार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला क्या है, 2 कार्बन है, पर परमाणुओं से जुड़े, यहां से परमाणु जुड़े 2, यानी ए यहां पर है तो बी होना चाहिए, यहां पर ए होना चाहिए तो यहां पर बी होना चाहिए, यानी ये दोनों एक कार्बन पर, ये जो दोनों दिख रहा है ना परमाणु या मूलक, ये अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बता रखे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर सी लगा लेना, यहाँ सी छूट गया है, तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ बी है, यहाँ बी है, अगर यहाँ ए है, ए, यानी एक कार्बन पर दोनों क्या है, समान है, ये समान हुआ, यानी यहाँ पर भी ए हुआ, यहाँ पर भी है, इस प्रकार में ये समावयवता शो नहीं करेगा, काट दिया है, नहीं होगा, जबकि ये हमारे पास क्या होगा, समावयवता शो करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक उतार लो, उसके आगे फिर आगे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि जब कार्बन परमाणुओं से जुड़े 2 समान परमाणु या समूहों का अंतराकाश में विन्यास एक ही तरफ होता है, तब उसे सिस समावयवी, और जब उनका विन्यास विपरीत होता है तो उसे ट्रांस समावयवी कहते हैं। इसी कारण ऐसी समावयवता को सिस और ट्रांस समावयवता कहते हैं। कहने का मतलब यह होगा, यहाँ पर एक शब्द देखो बच्चों लिखा हुआ है, अंतराकाश। अंतराकाश का मतलब ही होता है 3D। अंतराकाश का क्या मतलब होता है बच्चों, अंतराकाश का मतलब होता है 3D। ठीक है, त्रिविम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस और ट्रांस का जो कंसेप्ट आया है, तो आपको अगर यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ COOH है, यहाँ पर COOH है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखो जरा ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, या फिर यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। तो एक ही दिशा में होता है तो उसको सिस बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे, सिस। हिंदी में बोला जाता है समपक्ष। ठीक है ना। दूसरा हम बता रहे हैं कि अगर ये एक दूसरे के क्या हो प्यारे बच्चों, ये एक दूसरे को विपरीत होता है तो इसको बोलते हैं ट्रांस बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस अगर ये एक दूसरे के विपरीत हो तो उसको विपक्ष बोलेंगे, यानी ट्रांस बोला जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। वही लंबा चौड़ा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ज्यामितीय समावयवियों की गणना करना। क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर है कि ज्यामितीय समावयवों की गणना करना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि यौगिक असम्मित हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, 2 केस बनेगा। पहला केस हमारा है कि यदि यौगिक सम्मित हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 पर पावर n, ये फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर n क्या होता है, n होता है त्रिविम केंद्रों की संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिविम केंद्रों की संख्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक शब्द आया असम्मित। असम्मित क्या होता है, तो देखो एक सम्मित पहले समझो। अगर ये हम है, मान लो ये एक हम है, ठीक है ना, और इसको अगर बीच से चीर देंगे
तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा कि नहीं, दो बराबर भाग में बट जाएगा कि नहीं, तो उसको सम्मित कहेगा। अगर दो बराबर भाग में नहीं बटेगा तो असम्मित होगा। जैसे हम भगवान ने 99% चीज जो है क्या बनाया है, सम्मित बनाया, एक ही परसेंट ऐसा है जो कि असम्मित है। असम्मित का मतलब है काटने के बाद अगर दो बराबर भाग में नहीं बढ़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, असम्मित कहेंगे। ठीक है, तो जहां यहाँ पर ध्यान देना, तो ये त्रिविम केंद्रों की संख्या क्या था अभी हम आपको बताएंगे। तो पहले उदाहरण देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर है CH3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस करना क्या है तो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास अगर 20 से हम अगर काटते हैं तो एक हाथ इधर हुआ तो एक हाथ इधर, एक कान इधर एक कान इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर। ठीक है ना, तो इस तरह से जब काटेंगे तो सम्मित होना चाहिए। अगर कहीं पर भी सम्मित नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो सम्मित नहीं है। जैसे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH है तो यहाँ पर CH2 हो गया। तो देखो यहीं पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला तो ये हमारा क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। अगर इधरों CH2 रहता जैसे इधर है तो ये हमारा सम्मित होता। आगे चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या नहीं है, वो प्यारे बच्चों सम्मित नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, CH3, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और यहाँ पर है CH3। यहाँ पर हमारे पास N क्या है, त्रिविम केंद्रों की संख्या, और GI का सूत्र होता है 2 पर पावर n। कब लगाएंगे बच्चों, जब यदि यौगिक कैसा हो, सम्मित हो। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमें n निकालना है। तो n मतलब होता है त्रिविम केंद्रों की संख्या, जहां जहां पर डबल बॉन्ड है वही हमारा n होगा। एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है और बच्चों एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर दो जगह डबल बॉन्ड, इसलिए बोलेंगे n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों, n का वैल्यू कैसे फाइंड किए हैं। तो n का वैल्यू आसान है, जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर हमारा, अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 1, क्योंकि इस यौगिक में 2 है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो यार त्रिविम केंद्रों की संख्या कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। तो हमारे पास GI हो जाएगा, GI का फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n। तो 2 का 2 रहने देते हैं, n का वैल्यू 2, तो जब सॉल्व करेंगे 2 दूना 4। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये था कंडीशन किसके लिए बच्चों, तो सम्मित के लिए था। अब हम लोग असम्मित की ओर बढ़ते हैं, दूसरा केस। तो दूसरा जो हमारे पास केस है तो थोड़ा सा ध्यान में देखना है। तो केस सेकंड है कि यदि यौगिक कैसा हो, सम्मित हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनकर आया है। सम्मित के लिए फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, सम्मित के लिए फॉर्मूला होता है GI बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर p-1। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारे पास सम्मित के लिए फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, और असम्मित के लिए क्या था, असम्मित के लिए तो आसान क्वेश्चन है, आसान है ना, 2 पर पावर n था GI के लिए। तो ये आपको एक याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा आपको याद रखना है। ठीक है, ये सेकेंड केस के लिए है। तो यहां पर P क्या है, तो P के लिए आपके पास कंडीशन है n/2 जब n बराबर क्या हो, सम हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब विषम होगा तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो जाएगा, जब n बराबर क्या हो बच्चों, विषम। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको चेक करते हैं। देखो इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH है, इधर भी CH है, डबल बॉन्ड CH तो CH। अब जब इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो क्या प्यारे बच्चों, क्या 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा। अब जब सम्मित होगा तो n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। क्यों होगा n बराबर 2, तो देखो डबल बॉन्ड एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। डबल बॉन्ड
और 2 है तो 2 के लिए सम हो गया। और सम का कंडीशन के लिए हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो सम के लिए हम लोग सम के लिए देखो P बराबर सम, ये वाला इस पर रख देते, P का वैल्यू निकल जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 2/2 यानी कि n/2। यहाँ n का वैल्यू 2 है तो 2 रख दिए, कट के 1 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, ये P बराबर 1 आ गया, इसमें रख दो। चलो इसमें हम रखते हैं तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। 2 का 2 है, n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, प्लस है 2 और P का वैल्यू कितना निकल कर आया है प्यारे बच्चों, 1 निकल कर आया है तो 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। सॉरी n का 2 - 1 होगा, 2 - n होगा और P का वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2 पर पावर 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 पर पावर 0। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 होता है, किसी भी संख्या पर 0 पावर होता है इसका मतलब 1। तो कुल मिलाकर इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जरा ध्यान से देख लेना, इसको सॉल्व जो किया गया इसी तरह से सॉल्व किया गया है। P का वैल्यू कितना निकल कर आया, तो P का वैल्यू 1 निकल, n का वैल्यू कितना है 2 है, तो इस तरह से ये सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास उदाहरण दे रखा है, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्यारे बच्चों उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। सबसे पहले चेक करेंगे सम्मित हो या असम्मित। इधर CH3 है, इधर CH3, इधर CH है तो इधर CH, इधर डबल बॉन्ड तो इधर डबल बॉन्ड, इधर CH तो CH, इधर हमारे पास CH है तो इधर CH। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ 20 से काट दो, तो 20 से काटोगे तो ये कैसा निकलेगा, सम्मित निकलेगा। अब जरा ध्यान देना, डबल बॉन्ड क्या हो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसलिए n का वैल्यू क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो n का वैल्यू 3 और 3 आया तो विषम, तो b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। तो n का वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे, +1/2 करोगे तो काट के कितना आ जाएगा, 3 × 4 4/2 तो 2 आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना है, GI बराबर फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर p-1 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 2 हो गया, 3 - 1, n का वैल्यू 3 है तो 3 रख दिए, घटा 1 है, प्लस 2 पर पावर क्या है प्यारे बच्चों, 1 है तो यहाँ पर रख दिए 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 2 में से गया 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 6 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, ये सम्मित का कंडीशन था। सम्मित में 2 कंडीशन होता है, एक सम होता है, एक विषम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो हमारे पास प्यारे बच्चों है प्रकाशीय समावयवता, जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसको PPL के नाम से जाना जाता है, के तल को घुमाव की दिशा भिन्न हो। कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए हम एक लाइन लिखना चाहेंगे कि अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, ठीक है ना, संरचना सूत्र समान हो, संरचना सूत्र भी समान होता है, समान हो, और इसमें भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण प्यारे बच्चों क्या हो, समान हो। तो अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ प्रकाश में होता है, वो भी खास प्रकार का प्रकाश होता है जिसको बोलते हैं PPL। PPL मतलब होता है समतल, यानी कि पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। उसमें क्या हो, उसमें जो घुमाव की जो दिशा है वो अलग अलग होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एक शब्द है जिसका नाम है PPL, तो PPL को थोड़ा समझ लेते हैं। तो PPL क्या होता है, तो PPL प्यारे बच्चों क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश हिंदी में बोला जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोला जाता है। कहता है जब साधारण प्रकाश किरणों को
निकोल प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तब प्रिज्म से होकर निकलने वाली किरणें एक ही तल में कंपन करती है, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, हम बता देते हैं फिर से। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होगा। अब देखो लाइट जो होता है सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, फैलती है। तो मान लो हो सकता है ट्यूबलाइट का हो, मोमबत्ती हो, या सूर्य से निकलने वाली सारे लाइट, वो सारे के सारे ऑर्डिनरी लाइट होता है। यानी अगर हम मान लो यहाँ पर सूरज बना देते हैं, यहाँ पर मान लो सन है, सन से एक प्रकाश निकलती है और प्रकाश की जो दिशा होती है वो सभी दिशा में होती है। कौन सा दिशा में होता है प्यारे बच्चों, सभी दिशाओं में होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हिंदी में साधारण प्रकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, साधारण प्रकाश बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम लोग निकोल प्रिज्म लेते हैं, हिंदी में निकोल बोलते हैं इसको। इस तरह से निकोल एक प्रिज्म लेंगे और यहाँ से लाइट को गुजारेंगे, लाइट गुजारेंगे, जैसे ही निकोल जाएगा तो निकोल का काम है जितना भी है ना, जितना भी जो ऑर्डिनरी लाइट का जो रे है सबको देगा कैंसिल कर, सिर्फ एक ही रे को जाने देगा और उसी को बोला जाता है बच्चों पीपीएल बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पीपीएल बोला जाता है। एक ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से होकर जब गुजारते हैं तो इसके जो दिशा है सभी कैंसिल हो जाता है और सिर्फ एक ही दिशा में अगर हमारा लाइन अगर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जाना जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉरी एक सिलेंडर है, सिलेंडर में हम अलग अलग कार्बनिक यौगिक को इसमें डालते हैं विलयन के रूप में और इसमें डाल देंगे और इसको गुजारते हैं। तो गुजारने के बाद हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आता है प्यारे बच्चों। क्या आता है, रिजल्ट। तो बोल रहा है देखो इसमें कंडीशन है, कंडीशन यह है कि इसके अंदर जो लिक्विड होना चाहिए यानी कि सांद्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 ग्राम पर ml होना चाहिए। दूसरा ये जो ट्यूब है, ट्यूब का जो लेंथ है कितना बड़ा होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ये 1 dm होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान देना है, ये जो लाइट इस सॉल्यूशन में जाएगा, मान लो इसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर, तो लैक्टिक एसिड क्या होगा इसके अंदर जैसे ही जाएगा इसमें अलग अलग कंडीशन आएगा। एक हो सकता है घड़ी की दिशा में घूम जाए, यानी इसकी जो दिशा है इधर की ओर घूम जाए, हो सकता है एक विपरीत दिशा में घूम जाए और हो सकता है कुछ ना भी हो। 3 रिजल्ट हमें देखने को प्यारे बच्चों मिलती है। कितना, 3 रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो। तो पहला जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला है क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास पीपीएल है, मान लो पहला रिजल्ट क्या हुआ था, ये इस तरफ घूम गया यानी कि सीधा था इधर घूम गया, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसको पीपीएल हिंदी में बोला जाए तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा में इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है जिसका नाम आता है डेक्स्ट्रो घूर्णक होते हैं, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। इसको हम लोग प्लस से सिंबल आता है प्लस, या इसको डी से हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट हो सकता है, ये जो है घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरफ घूम जाए, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में लिख सकते हैं। दिशा में क्या हो रहा है, पीपीएल हो रहा है। इसको बोला जाता है लीवो घूर्णक बोला जाता है प्यारे बच्चे, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको माइनस से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ माइनस लिखा रहा है, एल लिखा रहा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ये दोनों कंडीशन में घूम रहा है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है
की प्रकाशिक, हिंदी में बोला जाता है प्रकाशिक 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 सक्रियता है। यानी वह जो सोल्यूशन है, कहने का मतलब वो जो चीज है वो हमारा क्या होगा, प्रकाशिक समावयवता कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और तीसरा जो हमारे पास जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, वो तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो है कुछ नहीं घूमेगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, ऐसा ही रहेगा, यानी अनएफेक्टेड रहेगा, अनएफेक्टेड अनएफेक्टेड पीपीएल होगा, यानी क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, अप्रभावित रहेगा। ठीक है ना, कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, ना इधर घूमेगा ना उधर घूमेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तीन कंडीशन है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, और अनअफेक्टेड रहेगा यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दोनों कंडीशन को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है, और ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा होता है प्रकाशिक समावयवता हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास एक है असम्मित कार्बन परमाणु, इसी को हम लोग कायरल कार्बन भी बोला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको किरेल कार्बन भी बोलते हैं, किरेल। देखो क्या कह रहा है, असम्मित कार्बन परमाणु यानी असिमेट्रिक कार्बन एटम बोला जाएगा, किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो चार विभिन्न समूहों से जुड़ा रहता है उसे हम असम्मित कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे ये हमारे पास OH है, देखो कार्बन को देखो चारों अलग अलग है, ये CH3 है, ये OH है, और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर COOH है, ये अलग अलग है। इस कार्बन का बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कायरल कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कायरल कार्बन के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्लास 12th में पूछा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं, या कायरल यौगिक किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा कायरल यौगिक कहलाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान देना, ये जो है एनालीन है, तो इस कार्बन पर ध्यान देना, COOH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर NH2 है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनालीन होता है। क्या नाम होता है, एनालीन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि इसे किरेल कार्बन कहा जाता है, किरेल कार्बन भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें sp3 प्रसंकरण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, sp3 प्रसंकरण होता है, sp3 प्रसंकरण। तो इसका मतलब क्या होता है, हम आपको बता देते हैं, प्रसंकरण का प्रकार होता है, एक होता है sp2 होता है, sp3d होता है, sp3d2 होता है। sp में हमारा क्या था, मान लो कोई एक चीज है ना, जैसे Be है, इधर Cl है, इधर Cl है, यानी Be के साथ देखो एक यहाँ पर सिग्मा है, एक सिग्मा, दो अगर सिग्मा आता है तो इसका नाम होता है sp। उसी प्रकार हमारे पास sp2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे पास हो गया sp2 हो गया, यानी कोई एक कंपाउंड है X, इसके साथ है ना तीन तरफ से लगा रहे, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा के लिए हमारे होता है, देखो इसका वैल्यू 2 होगा तो ये लिखेंगे, इसका वैल्यू 3 होगा तो sp2 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा। अब जरा ध्यान देना, sp3 यहाँ पर, सॉरी ये नहीं होगा, sp हो जाएगा और यहाँ पर sp हो जाएगा। ठीक है, यानी sp3 होगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ कार्बन है, कार्बन का जरा चेक करो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो 4 सिग्मा के लिए होता है sp3 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp3 होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, वहां पर आप लोग इसको जानेंगे। ठीक है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आता है कि सम्मित का तल किसे कहता है, अभी तुरंत ही बताए थे, अगर कोई यौगिक है उसको 2 भाग में बांट देंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग POS के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से प्यारे बच्चों जाना जाएगा, POS के नाम से जाना जाता है। सम्मित का तल जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बोला जाता है, वह तल जो अणु को 2 बराबर भागों में बांटता है तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होता है। अगर यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया जाए, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे क्या था, दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसको अगर हम ऐसे करके उस तरह कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो जितना भी हमारे पास POS होता है यानी कि सममित का तल अगर उसमें पाया जा रहा है तो वह एक दूसरे क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर दर्पण लगा देंगे तो इसका सेम टू सेम यहाँ पर उतर जाएगा। इस तरह का बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको बोला जाता है सममित का तल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशमिक मिक्सचर। अभी हम जो है आपको तुरंत पढ़ाए हैं कि अगर हमारे पास D और L, ठीक है प्यारे बच्चों, सिलेंडर है और सिलेंडर में अगर हमारे पास जो होता है, जैसे ये सिलेंडर हुआ, अगर हमारे पास इसमें 50% D और 50% L रिजल्ट आता है, दोनों को अगर मिला देंगे तो D मतलब हमारे पास अभी तुरंत देखिए घड़ी की दिशा की ओर और घड़ी की विपरीत दिशा। अगर इस तरह का कंडीशन आता है, कहता है 50% D रूप तथा 50% L रूप के मिश्रण को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। रेशमिक मिश्रण कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। जो हमारे पास सिलेंडर था जिसमें हम विलयन डाले थे, अगर आधा हमारे पास 50% क्या आ जाए, D रिजल्ट आए और 50% L रिजल्ट आए तो उसको बोला जाता है रेशमिक मिक्सर बोला जाता है। यानी कि दोनों का क्या होता है, मिक्सर होता है D और L का, ठीक है ना। और चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो आगे है वह है प्रतिबिंब रूप, जिसको इनेंसोमर के नाम से जाना जाता है। वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, यानी इनेंसियोमर कहा जाता है। एक एग्जांपल जरा ध्यान से देख लो, तो ये देखो डी फॉर्म होता है। तो ये डी फॉर्म कहाँ से आया, तो ये डी फॉर्म जो होता है हम लैब में जाएंगे, पूरा सिस्टम व्यवस्थित करते हैं, तो फिर ये जो हमारे पास लैक्टिक अम्ल है यानी सॉल्यूशन होता है, फिर PPL लाइट उसमें गुजारते हैं, तो ये जो हमारे पास जो रूप बनता है इसको डी फॉर्म बोलता है, इसको L। और ये क्या होता है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। देखो जरा ध्यान देखो, ये H उठा के उधर से कर दी है, OH यहीं पर है, यहां से देखा जाए तो ये एक दूसरे का क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। अगर दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन अगर उसको उठाओ, अगर यहाँ पर रखो, अध्यारोपित नहीं हो रहा, जैसे दायां हाथ हुआ एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है, नहीं हो रहा, ये अंगूठा इधर है, ये अंगूठा इधर है। अगर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो अगर इस दूसरे पर अध्यारोपित करेंगे तो अध्यारोपित नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं इनेंसियोमर बोला जाता है, प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। तो बच्चों ये था समावयवता का चैप्टर। तो इसी के साथ ये समावयवता आपका खत्म होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।